सऊदी अरब और पाकिस्तान की जो डील हुई है, ये डील मैंने सबसे पहले आपको बताई थी। सबसे पहले चेक कर लीजिए कि आपको सबसे पहले किसने बताया पूरी डिटेल में। और उसी वक्त मैंने कह दिया था आपसे कि देखिए इससे बहुत चीजें खराब होंगी और बहुत लोगों को तकलीफ होगी और पाकिस्तान के पड़ोसी को ज्यादा तकलीफ होगी और भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत ने इस पर टिप्पणी की है। पहली टिप्पणी ये थी कि हमें तो पता था जी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ये करने वाले हैं। फिर उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया गया कि ये जो डील हुई है हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमें यकीन है कि सऊदी अरब जो उसके और हमारे रिश्ते हैं उसका ख्याल रखेगा। भारत ने साफ बोला कि जो हमारे रिश्ते खुद से सऊदी अरब के हैं, कम से कम सऊदी अरब उसका ख्याल रखेगा। यानी एक तरह से अब सऊदी अरब के आगे जो है मिनमिनाया जा रहा है। उधर पाकिस्तान के टीवी चैनल पर किसी ने पूछा कि अब अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है ऑपरेशन सिंदूर की तरह, तो क्या सऊदी अरब जंग में पाकिस्तान के साथ कूदेगा? ये वीडियो मैं आपको अलग से दिखा नहीं सकता, पाकिस्तान के लोग खुद वेरीफाई कर देंगे हाँ ये बात हुई है। पाकिस्तान ने कहा हाँ, अगर अब भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। अब इस रणनीति से सिर्फ भारत को प्रॉब्लम नहीं हुई है, उधर यमन भी परेशान हो गया है, क्योंकि अब जब यमन सऊदी पर हमला करेगा तो अब यमन का सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर माना जाएगा। तो क्या इस जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है इसके तहत पाकिस्तान क्या यमन पर हमला करेगा? क्या भविष्य में ईरान सऊदी अरब के खिलाफ खड़ा हुआ तो क्या ईरान से सीधा पाकिस्तान टकराएगा? ऐसी बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इस्लाम, दीन और मुसलमान की बात करके पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी इस डील में मिली है। यहां तक कि पाकिस्तान ने कह दिया है कि हमारे इस न्यूक्लियर अम्ब्रेला में, तवज्जो है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला में अगर कोई और अरब मुस्लिम देश आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। अब इससे आप देखेंगे कि पाकिस्तान खुद मजबूत हो रहा है और एक मुस्लिम परमाणु वाला देश होने का फायदा खुद तो उठा रहा है और दूसरों का भी, जो मुस्लिम देश हैं उनका भी ये सिपह सालार बनने को तैयार है। यह भी क्लियर कह दिया है कि हम अपने परमाणु का इस्तेमाल करके सऊदी अरब को बचाएंगे, अब ये हमारी जिम्मेदारी होगी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ओपनली कह दिया है कि अब हमें जरूरत है इस्लामिक नेटो की। जैसे नेटो है वैसे इस्लामिक नेटो होना चाहिए, जो एक दूसरे की अखंडता की रक्षा करे, एक दूसरे का साथ दे। और भी कई देश इसमें शामिल होना चाहें तो मोस्ट वेलकम है और मुझे नहीं लगता इस्लामिक नेटो से किसी को कोई तकलीफ होगी। इजराइल ने अरब को एक कर दिया, मुस्लिम देशों को एक कर दिया। कैसे? जब अरब देश चाटते रहे सालों साल इजराइल को, तो अरब देशों को लगा कि इजराइल हमारे लिए खतरा नहीं है, लेकिन जब कतर पर इजराइल ने हमला कर दिया तो सबको अकल आ गई कि भाई ये किसी के नहीं। और मेरी क्या ही औकात है। 5 साल से मैं यूट्यूब पर हूं, ये 2 कौड़ी का आदमी ही चीख चीख के बोलता था, मैं खुद चीख चीख के बोलता था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। इतनी अकल तो अरब देशों को होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? बाद में हमारी बात सच साबित हुई, जो आप कहते थे सच साबित हुआ कि अमेरिका इजराइल किसी के नहीं है। अब देखिए क्या है, अब जो अरब और मुस्लिम देश एक दूसरे से कटे कटे रहते थे अब एक होना शुरू हो चुके हैं। 13 साल बाद इजिप्ट और तुर्की 13 साल बाद एक हो रहे हैं और साथ में वो मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज करने की तैयारी में है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम और मुस्लिम देश और मुसलमान मिलकर जेरूशलम को बचाएंगे, अक्सा को बचाएंगे और हमारा यह स्ट्रगल खत्म
नहीं होगा। Adın emanetlerine sahip çıkacak. Kudüs'ten elimizi hiç çekmeyeceğiz. İşgalciler istemese dahi biz Müslümanlarla birlikte tüm inançların hakkını savunmaya devam edeceğiz. अर्दोगान ने आगे अपने बयान में यह भी कहा कि हम एक कंकड़ भी जेरूशलेम का इजराइल को यानी नेतन्याहू को नहीं देंगे। यह इतिहास गवाह है, आप और हम पैदा भी नहीं होते, हमारे दादा अब्बा भी पैदा नहीं होते, उससे पहले से ग्रीस और तुर्की की दुश्मनी ऐतिहासिक तौर पर चली आ रही है। ऐसे में आज जो तनाव हो रहा है उसमें सब अपना अपना पार्टनर चुन रहे हैं। तो ग्रीस का यह बयान आया, ग्रीस के हेल्थ मिनिस्टर का। ग्रीस के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि इजराइल के अकेले नेतन्याहू ने कहा कि जेरूशलेम हमारा है, इजराइल का है, लेकिन अर्दोगान ने कहा कि जेरूशलेम अरब का है। और यह सबको पता है कि जेरूशलेम ज्यूस का है और हम इस मामले में इजराइल का साथ देंगे। और आगे हरामी ने यह भी कह दिया, मतलब खुद ही पोल खोल दी, क्योंकि हमें आगे इजराइल की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब कभी इसकी ग्रीस की लड़ाई हुई, जंग हुई तुर्की से, तो ग्रीस तो 2 मिनट में अपना ग्रीस छोड़ देगा। तो उसको बचाने के लिए तुर्की को तुर्की चाहिए होगा ना। तो अब ये चल रहा है दोस्तों, जो कमजोर है और गलत है उसे अमेरिका इजराइल का साथ चाहिए। हजरत, एक इंटरव्यू सामने आया है इजराइल के अंदर रहने वाले कट्टर यहूदी का। उसने इजराइल की पोल खोल दी है। साफ उन्होंने कहा कि यहूदियों के सबसे करीबी फिलिस्तीनी हैं और फिलिस्तीनी थे, लेकिन उसके बाद जियोनिज्म आया और उसने फिलिस्तीन को हमसे दूर कर दिया और हालात खराब कर दिए। मुझे यकीन है कि आप ये वीडियो जरूर देखना चाहेंगे और कसम है आपको, आपके ईमान की शेयर कर दीजिएगा ताकि दुनिया को पता चले ये है सच। देखिए, פה הייתה מלכות טורקיה, והשכנים הכי טובים שלנו היו הפלסטינים, הסתדרנו איתם טוב מאוד, היו מניקות שהולכות אחת לשנייה, מבשלים אחד עם השני, היו חיים פה בשלום. מי שהפר את השלום שהיה פה זה רק הציונות עם הדעות שלהם. הם אמרו שאנחנו ניקח את האדמות, הם שלנו. תמונה שלמה זה עקירת האמונה. הם לא רצו שאתה תהיה חרדי, הם רצו שאתה תהיה בן אדם שהולך לצבא, נלחם למען המדינה, יכול להיות גם מת. यूरोप से 2 ट्रक हथियार भरकर आए, इटली के पोर्ट पर खड़े हुए, फिर इटली के पोर्ट से जहाज पर उनको लादना था, फिर जहाज से उन्हें इजराइल लेकर जाना था। इटली में डॉक वर्कर्स, जो समुद्र के तट पर पोर्ट पर काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने मना कर दिया कि मुन्ना हथियार को तो हम लोड नहीं करेंगे इजराइल के लिए, चलो निकलो। पूरी दुनिया में अब नेतन्याहू एक कुत्ते की नजर, कुत्ता भी एक टर्म के लिए, यार कुत्ते से तो लोग प्यार कर लेते हैं, इस पर थूका जा रहा है। मैक्सिको के अंदर का यह मंजर है, स्टैचू मैक्सिको में नेतन्याहू का तोड़ा जा रहा है। अमेरिका का आतंक पूरी दुनिया में फैला है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूएन का दफ्तर है, तो अमेरिका ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को बैन कर दिया कि आप यूएन की मीटिंग में न्यूयॉर्क नहीं आ सकते। फिर यूएन के अंदर वोटिंग हुई कि नहीं यार, एक बंदा आ नहीं सकता, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो ज्वाइन हो सकता है और अपना भाषण दे सकता है। अब इस पे वोटिंग हुई तो 145 देशों ने फिलिस्तीन का साथ दिया और कई देशों ने फिलिस्तीन के खिलाफ यहां भी वोटिंग करी। लेकिन क्योंकि ज्यादा वोट फिलिस्तीन के समर्थन में पड़ गया कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, तो फिर अमेरिका इजराइल को झटका लगा। अब यूएन की मीटिंग में फिलिस्तीन जा नहीं सकता, लेकिन आज ये हालात हैं कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फिलिस्तीन यूएन में अपनी बात रखेगा। और आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे कि एक दिन ये वीडियो ऑप्शन भी खत्म कर दिया जाएगा और ये सारे देश खामोश हो जाएंगे और पूरी दुनिया में फिलिस्तीन अकेला पड़ जाएगा। उधर फॉर्मर यूरोपीय यूनियन के चीफ ने कहा है, बयान में सुना दूंगा आपको, कि इजराइल जो है होलोकॉस्ट का इस्तेमाल करके गाजा में जो चाहे वो कर रहा है। ¿Cómo es posible? Supongo por la indiferencia de unos cuantos, por la complicidad de otros y por la especie de bula que tiene Israel, porque
el Holocausto le da una especie de carta blanca para hacer lo que quiera. Y a mí lo que me horroriza no es tanto lo que haga Israel, sino lo que hacemos los europeos. उधर यमन के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए फिर से उतर गए। यूएन के अंदर जो अमेरिका की रिप्रेजेंटेटिव है, जिसने फिलिस्तीन के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया था, खासकर मैंने कल बताया था यूएन के अंदर वोटिंग हुई, तमाम देशों ने कहा कि गाजा के अंदर जंग बंद हो जानी चाहिए, तो तमाम देश तो मतलब राजी थे कि हाँ बंद होना चाहिए, लेकिन वीटो पावर इस्तेमाल किया। अमेरिका के वो जो महिला एनवॉय थी, उन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और किया नहीं, और अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस पूरे ऑफर को रद्द कर दिया और गाजा में जंग जारी रखने के लिए हरा झंडा दिखाया। अब यही महिला जब वहां से निकली है, एयरपोर्ट पर नजर आई है, अमेरिका की यही यूएन की एनवॉय, तो फिलिस्तीनी समर्थक लानत भेज रहे हैं और जलील कर रहे हैं। यह है इनकी इज्जत। देखिए, चाइना के अंदर हथियारों का एक्सपो लगा था, इजराइल का भी वहां एक्सपो था, वो भी अपने हथियार दिखा रहा था, और वहां पर इजराइल का जो ऑफिशियल था बड़े चौड़ में खड़ा था। चाइना के ऑफिशियल वहां आए, उंगली दिखाकर उनके मुंह पर कहा कि तुमने 70,000 बेगुनाहों को गाजा में कत्ल कर दिया, बच्चों को तुम कत्ल कर रहे हो, तुम्हें आतंकवादियों को मारना था लेकिन तुम आवाम को मार रहे हो। यह है इनकी इज्जत। देखिए, military people should shoot the terrorists, not the children, not the women. We really do all what we can not to hurt the citizens. For example, these days, actually today, You kill more than 70,000 civilians. no, There are more than there are more than the terrorists. Tomorrow morning, you have a terror organization. My solution is that go to the UN, work with the UN, and agree the two-state solution to establish a state of Palestine. Then you have two states, and you can work together with the Palestinians. जर्मनी पूरी तरह से नंगा है। ये तस्वीर एक बार फिर से सबूत है। जो भी जर्मनी के अंदर फिलिस्तीन के लिए, जो यहाँ तक कि एक्टिविस्ट हैं, वो भी अगर फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जर्मनी की पुलिस हैवानों की तरह उनके साथ बिहेव कर रही है और गिरफ्तार करके जेल लेके जा रही है। उधर फ्रांस की गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया है कि फ्रांस में सरकारी बिल्डिंगों पर जो फिलिस्तीन के झंडे लगे हैं उनको हटा दिया जाए। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ, हम ये मानते हैं कि गाजा के अंदर हालात बहुत बुरे हैं, खराब हैं, लेकिन मैं जेनोसाइड वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि वो वर्ड बहुत भारी है। अब दोस्तों, वेस्ट बैंक पर मिसाइल तक दागी जा रही है। अल्लाह अकबर। ये देखिए मंजर, इजराइल ने अब वेस्ट बैंक पर मिसाइल दागकर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। यानी दुनिया गाजा में उलझ गई, मिडिल ईस्ट में उलझ गई, लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट बैंक पर इजराइल क्या कर रहा है ये लोग नहीं देख रहे हैं। लेकिन जब तक रज़ा गराफी जिंदा है, आपको ये मंजर, ये तस्वीर, ये खबर मैं आपको बताता रहूंगा। सिर्फ अभी तक स्मोक ग्रेनेड दाग रहा था इजराइल वेस्ट बैंक में, अब वो मिसाइलें दाग रहा है, तबाही मचा रहा है। रामल्ला वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का इलाका, वहां पर फिलिस्तीनी दुकान की हालत, इजराइल की फौज ने क्या की है, तबाही किस तरह से मचाई है, तोड़ फोड़ करके वहां से गई। गाजा सिटी लगभग खाली हो चुका है। बता चुका हूं कि 5 लाख गाजा सिटी से लोग निकल चुके हैं। हालात बहुत बुरे हैं, दुआ जरूर कीजिए।
हजरात, मुझे यकीन है कि गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए अगर आप कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं तो इस बारकोड का इस्तेमाल, इस अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिए, अपनी दुआओं में गाजा फिलिस्तीन को याद रखिए और इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करिए और दूसरों से भी हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करवाइए। जय हिंद।